हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आपने केटीजी की पूरी सीरीज खत्म की है। अभी केटीजी की पूरी सीरीज के बाद है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। अभी ये थर्मोडायनेमिक्स जो है हम केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, और दोनों जो थर्मोडायनेमिक्स है लगभग सेम ही है। आपको लगेगा अरे सर ने ये तो उधर भी सिखाया है, इधर भी फिर से क्यों सिखा रहे हैं। कुछ जो चीज़ें होंगी वहाँ डिटेल में होंगी, कुछ चीज़ें यहाँ डिटेल में होगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम केमिस्ट्री के नज़रिए से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कुछ चीज़ों को फिजिक्स के नज़रिए से अच्छी तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ये पूरा थर्मोडायनामिक्स है एक ही, पर धीरे धीरे वो वाला जो थर्मोडायनामिक्स है केमिस्ट्री वाला, वो थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ बढ़ते जाएगा। रिएक्शंस वगैरह में हम कैसे चेंज लाते हैं उसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, और ये वाला है जो प्रोसेसेस की तरफ बढ़ते जाएगा। पर इनिशियल पार्ट लगभग दोनों का सेम है और 50 to 60% दोनों चैप्टर सेम है। आपको लगेगा कि सर सेम ही पढ़ा रहे हैं, पर सेम नहीं है। थोड़ा सा जब मैं फिजिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स, तो प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा, और जब केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो रिएक्शन वगैरह के बारे में, मोल्स के बारे में ज़्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पर प्रोसेसेस होंगे, वहाँ पर यानी रिएक्शंस होंगे, पर शब्द सेम है, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस तो बच्चों को लगता है अरे क्या वही चल रहा है, पर वही नहीं है। अब दोनों सीरीज साइमल्टेनियसली पढ़िए, और पूरा जो थर्मोडायनामिक्स है फिजिक्स का एज वेल एज केमिस्ट्री का, ये पूरा एक ही है, पर कुछ पार्ट उसका फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है, कुछ पार्ट केमिस्ट्री में, और हम लोग साइमल्टेनियसली दोनों साथ में चलाते हैं क्लास में, ताकि बच्चे क्या हो, उनका दिमाग यानी थर्मोडायनेमिक्स पे चले। दोनों है एक ही, बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो। कुछ चीज़ें आपको केमिस्ट्री के नज़रिए से देखनी होगी जो अच्छी तरह समझेंगी, कुछ फिजिक्स के नज़रिए से देखनी होती हैं जो अच्छी तरह समझती हैं। अभी थर्मोडायनेमिक्स है वही स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज। इसमें केमिस्ट्री के लेक्चर के वक्त मैंने बताया था सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एक है पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सिलेक्टेड पार्ट ऑफ यूनिवर्स फॉर एक्सपेरिमेंट, सिलेक्टेड पार्ट ऑफ यूनिवर्स आपको पता होगा, एंड सराउंडिंग इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ये केमिस्ट्री में डिटेल में मैंने समझाया है, तो मैं यहाँ पर उसको डिटेल में नहीं लेता हूँ, तो नहीं तो आप बोर हो जाओगे सर वही बता रहे हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अच्छा देखिए, कभी भी हम लोग मेनली गैसेस से डील कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गैसेस का ही आगे पार्ट है। तो गैसेस के 3 पर्टिकुलर पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर आपको पता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये कैसे चेंज होंगे इसके बारे में ये हमको देखना है। उसके बाद 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है ओपन सिस्टम। मैं ये फटाफट इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आपको ये सब पता है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज अलाउड। मैटर भी आ जा सकता है, एनर्जी भी आ जा सकती है। क्लोज सिस्टम, ओनली एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल, या हीट एक्सचेंज पॉसिबल, नो मैटर एक्सचेंज। उसके बाद आइसोलेटेड में क्या होता है, नो एनर्जी, नो मैटर, दोनों भी एक्सचेंज नहीं हो सकते। यहां पर एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं ओपन बीकर। इसमें मान लो कुछ लिक्विड है तो मैटर भी बाहर आ सकता है, और क्या होता है, हीट भी एक्सचेंज हो सकती है। मान लो यही सिस्टम को मैंने ऊपर से पूरी तरह क्लोज कर दिया, इजंट इट, ऊपर से बीकर वगैरह लगा दिया, तो मैटर तो बाहर नहीं जा सकता। ऊपर से क्लोज कर दिया तो मैटर तो बाहर नहीं जा सकता, वो तो अंदर ही रहेगा। ऊपर से ढक्कन वगैरह लगा दिया, पर क्या होगा, हीट एक्सचेंज अभी भी पॉसिबल है। पर मान लो कि थर्मोफ्लास्क रहता है, जैसे
थर्मास जिसमें चाय वगैरह रहते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, पर मान लो उसको थोड़ा सा हम लोग ले सकते हैं जहाँ पर हीट एक्सचेंज भी नहीं है, मैटर एक्सचेंज भी नहीं हो सकता। तो ये कुछ इनिशियल पॉइंट्स है जो केमिस्ट्री में हमने डिस्कस किए हैं, अभी फिजिक्स में भी उधर से ही चैप्टर शुरू होता है, तो आपको चैप्टर में लाने के लिए कुछ चीज़ें फिर से हमको डिस्कस करनी पड़ती हैं, तो यहाँ पर हमने वो डिस्कस की हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे, पहले यहाँ पर अगर कुछ कॉपी करना है तो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हम देखेंगे वो है कि जैसे क्लोज सिस्टम का मैंने आपको एग्जांपल बताया, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए क्या है, ये एक बीकर है और इसमें लिक्विड है, तो हीट एक्सचेंज भी पॉसिबल है और मैटर एक्सचेंज भी पॉसिबल है, तो ये ओपन सिस्टम होता है। मान लीजिए ये वॉल्स कैसी हैं, कंडक्टिंग है, याद है कंडक्टिंग वॉल्स वगैरह के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था, वॉल्स के केटीजी के वॉल्स के ऊपर हम लोग सम्स करते थे। उसके बाद मान लीजिए एक बीकर है, उसमें उसके जो वॉल्स हैं वो वॉल्स तो कंडक्टिंग हैं, वॉल्स तो कंडक्टिंग हैं पर पूरी तरह से क्लोज्ड है, तो अंदर जो भी है नो मैटर एक्सचेंज होगा, तो इसको क्लोज सिस्टम बोला जा सकता है। पर अगर यही जो वॉल्स हैं थोड़ा सा डायग्राम, क्योंकि फास्ट मेरे को बताना है, टाइम पास नहीं करना, ये ऑलरेडी हमने देख रखा है केमिस्ट्री में। ये वॉल्स भी एडियाबैटिक हो, कैसी हो, एडियाबैटिक वॉल्स हो, तो हीट एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है। एडियाबैटिक का मतलब क्या है, नो हीट एक्सचेंज, हीट देंगे भी नहीं लेंगे भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आइसोलेटेड सिस्टम के, स्क्रीन पॉज वगैरह करके लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा कहानी मैंने आपको तीनों के बारे में बताया है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पहला है इसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कौन सा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ थर्मोडायनेमिक्स। अभी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता, वो टाइम पास कराता है हमारा। क्या है, मान लीजिए ये एक चेंबर है जो बाहर से एडियाबैटिक वॉल से कनेक्टेड है, आइसोलेटेड चेंबर है, ठीक है। इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। ए मान लो ए कंपार्टमेंट है, ये बी कंपार्टमेंट है, ये सी कंपार्टमेंट है, और ये जो बीच के वॉल्स हैं ये कंडक्टिंग है, इनका हीट एक्सचेंज हो सकता है, इनके बीच में हीट एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हो सकता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ नहीं बोलता, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि अगर ए का टेम्परेचर बी जितना है और बी का टेम्परेचर सी जितना है, तो ए का भी टेम्परेचर सी जितना होगा। ट्रांजिटिविटी क्या, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, इफ फर्स्ट ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू सेकेंड, सेकेंड इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड, देन फर्स्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू थर्ड, यही बता रहा है। इफ ए इज इन इक्विलिब्रियम विद बी एंड बी इज इन इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम। आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, if first body is in thermodynamic equilibrium with the second and second is in equilibrium with third, then first and third are also in thermodynamic equilibrium.
and or if temperature of two bodies is equal and if the temperature of second body is equal to third, then temperature of first and third is equal. यानी अगर राम लक्ष्मण का भाई है और लक्ष्मण भरत का भाई है तो राम और भरत भी एक दूसरे के भाई हो गए. बस वही बता रहा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं if A is in equilibrium with if thermodynamic equilibrium with B and B is in thermodynamic equilibrium with C, then A and C are also in thermodynamic equilibrium with each other. That is what zeroth law says. और कुछ नहीं बोलता है, सिंपल टाइम पास है. समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है? होना तो नहीं चाहिए. स्क्रीन पॉज करके स्टेटमेंट लिखना और रिवर्स करके जो भी मैंने ओरली बताया इसके सामने लिखना. If A and B are in thermodynamic equilibrium with each other and B and C are in thermodynamic equilibrium with each other, then A and C are also thermodynamic equilibrium with each other. तो ये लिखना ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना लिख लीजिए. देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काफ़ी इजी है. देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सिंपली इट इज एनर्जी कंजर्वेशन. ये क्या है? एक सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस है. कंजर्वेशन ये क्या बोलता है? द हीट सप्लाइड, मैं पूरा बताता भी हूं. हीट सप्लाइड does two types of things. First, increases internal energy, isn't it? And second, work is done. तो मान लीजिए आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं, तो जैसे ही पेट्रोल जलता है तो हीट सप्लाई होती है. अभी ये जो हीट सप्लाई होती है उससे गाड़ी चलती भी है, पर थोड़ी देर के बाद इंजन गर्म भी हो जाता है. होता नहीं होता? वही है हीट सप्लाइड इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, वर्क डन. अब गैस के हिसाब से कैसे देखेंगे? मान लीजिए ये है, इसके जो वॉल्स हैं ये एडियाबैटिक थे. कैसे थे? एडियाबैटिक वॉल्स थे. यहां पर एक पिस्टन है, ये एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है. और यहां पे अंदर गैस भरी हुई है, ये कॉइल है, ये गैस भरी हुई है. हम इसको हीट कर रहे हैं. अभी हीट सप्लाई हो रही है तो क्या होगा? गैस का जो टेम्परेचर होगा, गैस का टेम्परेचर मान लीजिए पहले 300 केल्विन था, थोड़ी देर बाद क्या होगा? टेम्परेचर 400 केल्विन हो जाएगा. टेम्परेचर बढ़ा तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ा. और ये जो पिस्टन है ये भी क्या कर रहा है? धीरे धीरे डिस्प्लेस होगा. ये पिस्टन धीरे धीरे क्या होने वाला है? पीछे पीछे डिस्प्लेस होने वाला है. इसका मतलब क्या है कि जैसे ये पीछे डिस्प्लेस होगा, वर्क इज डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स. वर्क इज डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, इजंट इट? तो धीरे धीरे ये पिस्टन, क्योंकि क्या होगी? हीट होगा तो गैस एक्सपांड करने लगेगी. यू नो गैसेस दे एक्सपांड ऑन हीटिंग. तो ये एक्सपांड होगी तो ये पिस्टन भी पीछे पीछे मूव करेगा. समझ में आ रहा है? प्रेशर के कारण. तो क्या हो गया? वर्क डन भी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रहा है अंदर से एक्सपांशन के कारण, इजंट इट? तो यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में देखिए बहुत अच्छी तरह से समझता है इन रिस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री. तो यहां पर मैंने बताया है आपको कि अगर किसी गैस को हीट किया जाए तो क्या होता है? हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है, एज वेल एज वो एक्सपांड भी होगी तो वो क्या करेगी? पिस्टन को पीछे पुश भी करती है तो वर्क भी होगा. तो दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ सेज, दैट हीट सप्लाइड इज यूज्ड इन टू वेज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी एंड टू डू वर्क. दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज. समझ में आ रहा है? आपको पता होगा कि इंटरनल एनर्जी लास्ट केटीजी में मैंने आपको बताया था. इंटरनल एनर्जी इट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जीज. और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए? 3/2
अगर आपको याद होगा तो एनआरटी, 3/2 एनआरटी होगा। तो मैंने बताया था कि ये 3 तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए है। अगर किसी भी गैस के लिए लिखना होगा तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। अगर आपने जिसने नहीं फॉलो किया सीधा यही लेक्चर देख रहे हैं तो आपको नहीं समझेगा। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का पूरा वो आप लेक्चर देख के बाद में इधर आइए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, F/2 एनआरटी होता है, इजंट इट। जहां पर F 3 है मोनो एटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए 5 होता है, ट्राइएटॉमिक के लिए 6 होता है, नॉन लीनियर के लिए। पूरा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो क्या होगा, F/2 एनआरटी, ये इंटरनल एनर्जी होगा। अभी देखिए इसमें N तो क्या है, कांस्टेंट होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कांस्टेंट होगा, R क्या है वो भी कांस्टेंट है। तो जब भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, F/2 NR डेल्टा T, टेम्परेचर ही चेंज होता है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट रहता है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या लिखते हैं, F/2 NR डेल्टा T एंड वर्क डन। आपको पता है इंटरनल एनर्जी कैसा है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया है, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे। इट इज अ स्टेट फंक्शन के बारे में भी काफी अच्छी डिस्कशन हो चुकी है। तो ये स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये बाकी किस पे डिपेंड नहीं करता। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक सेज कि यहाँ पर जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा और वर्क डन में भी मदद करेगा। तो ये है स्टेट फंक्शन और इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लें तो फिर मैं और आगे बताता हूं आपको। देखिए मैंने आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है, तो इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है, वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता। पर हमारा जो वर्क डन है, देखिए हीट जो हम सप्लाई करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, वो वर्क फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। तो वो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड करे प्रोसेस पे तो डिपेंड नहीं करेगा। पहला टेम्परेचर कितना है, फाइनली टेम्परेचर कितना है, खत्म हो गया उसका बाद। पर जो वर्क डन होता है इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, इट डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। सबसे पहले मान लीजिए कि प्रोसेस आइसोबारिक है, ये पूरे डेरिवेशंस जो है केमिस्ट्री में भी आते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है यानी प्रेशर कांस्टेंट होगा। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अभी ये मान लीजिए कि प्रेशर बाहर कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो भी है, ये मान लीजिए मेरा पिस्टन था और ये क्या है, बाहर प्रेशर P0 है और अंदर एक गैस भरा हुआ है। अगर अंदर एक गैस भरा हुआ है और बाहर प्रेशर कांस्टेंट है और ये मैं क्या करता हूं, इसको स्लोली हीट करता हूं। अगर मैं इसको स्लोली हीट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पिस्टन है, पिस्टन के दोनों तरफ क्या होता है, प्रेशर सेम होता है। तो जो गैस है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इजंट इट। और जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे स्लाइटली, मैं क्या बोलता हूं, स्लाइटली P ऑफ गैस P0 से बढ़ जाएगा। P ऑफ गैस इज स्लाइटली, क्योंकि हीट भी जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही स्लो कर रहे हैं, स्लोली हीटिंग, स्लोली बहुत ही स्लोली, ठीक है। P ऑफ गैस इज स्लाइटली मोर देन P0। असलियत में दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेटली P एक्सटर्नल, P0 क्या होगा, P एक्सटर्नल और P ऑफ गैस दोनों लगभग सेम है। अगर लगभग दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, जो P ऑफ गैस हो गया वो स्लाइटली क्या हो रहा है, ज्यादा होने के कारण ये हमारा जो पिस्टन है ये स्लाइटली डिस्प्लेस होगा,
ये यहां से थोड़ा सा इधर आ गया, ये मैंने दिखाया बड़ा है पर है कितना, ये dx, ये कितना है dx। तो इसको पीछे हटाने के लिए जो छोटा सा वर्क डन किया गया वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स कितना लगेगा मेरे को बताइए, फोर्स क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द पिस्टन। इसका मान लो एरिया जो है वो A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां प्रेशर लग रहा है तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना होगा P ऑफ गैस इंटू एरिया, P ऑफ गैस इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह लिखूंगा मैं P ऑफ गैस इंटू एरिया, इजंट इट, और डिस्प्लेसमेंट तो dx है ही, समझ में आ रहा है। अभी ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या लिखा जाता है, एक छोटा सा जो वर्क है वो होता है P ऑफ गैस, क्या होगा P एक्सटर्नल, क्योंकि यहां दोनों सेम ही है, P एक्सटर्नल, और एरिया, ये पूरा जो एरिया है इनटू dx, क्या हो जाएगा वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ए क्या है, यही देखिए ना, इसको ही सिलेंडर को अगर मैं ऐसा बना लूं और ये मेरा पिस्टन है, ठीक है, ये इसकी एरिया थी ए, समझ में आ रहा है, और ये डिस्प्लेस हो गया, मान लीजिए ये dx है, पहले पिस्टन इधर था ऊपर dx हो गया, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा ना, तो ये क्या हो गया P एक्सटर्नल A इंटू dx, क्या होगा ये चेंज इन वॉल्यूम dV, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, तो A इंटू dx, एरिया इंटू dx, ये पूरा इसका चेंज इन वॉल्यूम होगा, तो ये P एक्सटर्नल इंटू dV होगा, एक छोटा सा वर्क डन। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन P एक्सटर्नल इंटू dV। यहां पर क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है, देखिए P एक्सटर्नल, यहां प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल आ सकता है P एक्सटर्नल, और बचेगा क्या dV, दैट इज फ्रॉम वॉल्यूम 1 टू वॉल्यूम 2, तो P एक्सटर्नल जो कि होता है वो होगा V2 माइनस V1। ये कब है इक्वेशन वर्क डन की, ये कब है, जब प्रोसेस आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट। अगर यही प्रेशर मेरा कांस्टेंट ना हो, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, तो क्या होगा, वैसे भी करेंगे, फिलहाल आप ऐसे लिख लो, इट इज P ऑफ गैस इंटू dV, ये भी इंटीग्रेशन के अंदर आता है, वैसे भी सम करेंगे बाद में, पर फिलहाल हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस वाली इक्वेशन पे है। ऐसा आप फिलहाल के लिए लिख लो, व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट ये है, पर फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन हम इस वाले पर करेंगे, तो ये है वर्क डन, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, कांस्टेंट होगा प्रेशर तो P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, पर अगर नहीं होगा कांस्टेंट तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो आप ध्यान से ये लिख लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हमको अभी जो वर्क डन मिला है वो P, जब प्रेशर कांस्टेंट है तब की बात चली है, प्रेशर कांस्टेंट है तब की बात चल रही है। आप ध्यान रखें ये क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस की बात चली है। आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट यानी आइसोबारिक। तो वर्क डन जो होता है वो अभी अभी मुझे मिला है P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अच्छा ये V2 क्या है, ध्यान से देखिए, ये P एक्सटर्नल, V2 है V फाइनल माइनस P एक्सटर्नल इंटू V इनिशियल है। P एक्सटर्नल और P ऑफ गैस तो दोनों सेम ही थे। देखिए PV इक्वल टू nRT लिख सकते हैं हम लोग।
तो जब V फाइनल है, N और R तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है NR T फाइनल माइनस NR T इनिशियल। तो NR में अगर कॉमन निकालूं तो ये लिखा जाएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल, इजंट इट, NR डेल्टा T। ये देखिए वर्क डन का और एक फॉर्मूला ऐसे हो सकता है, वर्क डन का और एक फॉर्मूला ऐसे हो सकता है NR डेल्टा T। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? अभी अभी मैंने बताया था, ये बात होगा F/2 NR डेल्टा T, समझा? F/2 NR डेल्टा T। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U प्लस वर्क डन। तो ये लिखा जाएगा NR डेल्टा T प्लस, अच्छा मैंने थोड़ा इधर इंटरनल एनर्जी इधर लिखा लिया है, तो थोड़ा सा आप सहकार्य करें, समझा? तो NR डेल्टा T को मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा, F/2 प्लस 1। समझ में आ रहा है? F/2 प्लस 1। तो ये क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मैंने वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा T, डेल्टा U का फॉर्मूला F/2 NR डेल्टा T और पूरे हीट सप्लाइड का NR डेल्टा T F/2 प्लस 1। तो इस पे हम लोग एक सम करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, R की वैल्यू 8.314 होता है, कांस्टेंट है वो। मान लीजिए एक भार क्या था, ये मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल पिस्टन का मतलब क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस है। मूवेबल पिस्टन यानी क्या, आइसोबारिक प्रोसेस, यू नो, आइसोबारिक प्रोसेस है। इसको मैंने क्या किया, स्लोली हीट किया। पहले इसका टेम्परेचर था मान लीजिए 500 केल्विन, हीट करने के बाद टेम्परेचर बढ़ा, हो गया 700 केल्विन। ये T इनिशियल है, ये T फाइनल है। इसके अंदर मोनो एटॉमिक गैस है। कैसी गैस है, मोनो एटॉमिक। सब कंडिए इसके फॉर्म में आया क्वेश्चन, अ मोनो एटॉमिक गैस इज हीटेड स्लोली, इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज 500 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर इज 700 केल्विन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस आर 5 मोल्स। फाइंड, पहला आया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दूसरा आया वर्क डन, तीसरा आया हीट सप्लाइड। कुछ नहीं करना, क्या करना है मैं आपको बताता हूं। पहले आओ फाइंड करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये होगा F/2 NR डेल्टा T, मोनो एटॉमिक गैस है तो लिखा जाएगा 3/2। N कितना है, कितने मोल्स दिए गए हैं, 5 मोल्स हैं, तो इसको लिखेंगे 5। R कितना है, 8.314। डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर 700 माइनस 500 यानी 200 केल्विन है। समझ में आ रहा है? तो ये होगा 2 1 2 100, ठीक है। तो मुझे लग रहा है 5 3 15, 15 इंटू 831.4, तो जो भी आएगा इसका कैलकुलेशन आप करो, मल्टीप्लाई 15 इंटू 831.4, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। वर्क डन, वर्क डन कैसे निकालते हैं, NR डेल्टा T, NR डेल्टा T। तो NR कितना होगा, 5 मोल है, 8.314, और ये डेल्टा T कितना है, चेंज 200, तो ये 5 इंटू 200 यानी 1000 हो जाएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 8314 जूल यहाँ पर ही है। और टोटल हीट सप्लाइड क्या होगा, दोनों को आप ऐड कर लें, वहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर दोनों ऐड कर लेंगे तो टोटल हीट सप्लाइड होगी। तो ये अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो ये सब हमको पता होना चाहिए, ये इस प्रोसेस के बारे में हमको यानी किस तरह से डील करना है ये पता होना चाहिए, समझा? फॉर्मूला बेस्ड पूरा लेसन है, आपको फॉर्मूला मेन याद करने हैं। देखिए यहाँ पर यही जो हम लोग केस हैं मैं लेता हूँ
देखिए वर्क डन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। यही जो केस है, मान लीजिए एक क्या था, बीकर था, उसके ऊपर ऐसा पिस्टन था, पर ये क्या है, फिक्स्ड पिस्टन है, फिक्स्ड पिस्टन है, ये पिस्टन है, मूव नहीं करेगा। इसके अंदर क्या था, गैस, वही मोनोएटॉमिक गैस भरा हुआ था। ये कॉइल का स्लोली इसको हीट किया गया, ठीक है। अगर स्लोली हीट करेंगे, अभी पिस्टन फिक्स्ड है, तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है क्या? नहीं, अभी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। चेंज इन वॉल्यूम इज 0। तो वर्क डन क्या होता है आपको पता है? वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डीवी। पर क्योंकि डीवी 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। देखिए वर्क डन क्या हो गया? 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो वही है F/2 NR डेल्टा T। तो Q क्या होगा? Q इट इज सिंपली चेंज इन इंटरनल एनर्जी F/2 NR डेल्टा T। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली ये क्वेश्चन के माध्यम से पहले टेम्परेचर, जो भी हीट सप्लाई होगी, हीट सप्लाइड विल चेंज टेम्परेचर ओनली, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये कौन सा प्रोसेस है? वॉल्यूम कांस्टेंट यानी इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। ये अंग्रेजी शब्द है आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है। सो यहां पर क्या होता है, Q इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T हो जाता है। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। देखिए यहां प्रेशर के बारे में भी कुछ नहीं बोला है और वॉल्यूम के बारे में भी कुछ नहीं बोला है। तो एक्चुअली वर्क डन होता है वो होगा इंटीग्रेशन P ऑफ, अब मैंने बताया था दूसरा फॉर्मूला, P ऑफ गैस इंटू dt। समझ में आ रहा है? P ऑफ गैस इंटू dV। यह आइसोथर्मल प्रोसेस है। देखिए मुझे पता है कि PV इक्वल टू nRT होगा। अभी N तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, R भी कांस्टेंट है, तो यहां पर T भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहां पर हम दूसरे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है तो पूरा PV कांस्टेंट होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक पहली बात आप समझ लीजिए कि PV कांस्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3। सबसे पहली बात तो P को मैं क्या करता हूं, V के फॉर्म में ये कर देता हूं, तो nRT तो कांस्टेंट है अपॉन V। यहां पर दोनों वेरिएबल्स थे, दोनों चेंज हो रहे थे, तो मैंने क्या किया, इसको nRT अपॉन V dV लिया। n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T तो कांस्टेंट माना है हमने, तो nRT तो बाहर निकल आएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन V dV। अच्छा इंटीग्रेशन 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है, log V। तो nRT log V, कहां से कहां तक, V इनिशियल से लेकर V फाइनल तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा log nRT log V फाइनल माइनस log V इनिशियल, ठीक है। और जब एक बार फाइनल लेंगे एक बार इनिशियल, और log को अगर बाहर निकालना होगा, ये nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल लिख सकते हैं हम लोग। सर फिर अगर प्रेशर में लिखना होगा तो कुछ नहीं करना, प्रेशर में लिखना होगा तो हमको पता है कि V ऊपर जाएगा, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या लिखा जाएगा, nRT
लॉग पीवी कांस्टेंट है ना, तो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या होगा पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, बराबर है। ये रिवर्स में से वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम फाइनल ऊपर, वॉल्यूम इनिशियल नीचे, प्रेशर आया तो उल्टा। पीवी कांस्टेंट है ना, मान लीजिए पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल होगा, इजंट इट? तो पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल इक्वल टू वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही यूज किया है मैंने इधर। समझ में आ रहा है? ये log टू द बेस e है। अगर log टू द बेस 10 चाहिए तो 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि टेक्स्ट बुक्स में किया जाता है। ठीक है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी डेल्टा टी कितना होगा? 0। अगर डेल्टा टी 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? तो Q इक्वल टू क्या होगा? वो होगा वर्क डन, और वर्क डन कितना है? ये। तो यहां पर जो Q होता है इट इज सिंपली चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और यहां पर Q सिंपली इट इज वर्क डन। तो ये क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, वो क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? तो स्क्रीन पॉज करके आप पूरा एक बार लिख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। ये थोड़ा सा पार्ट आप 2-3 बार देख के क्लियर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है। मान लीजिए ये बीकर है, इसको हीट किया गया है बाहर से, पी नॉट प्रेशर, एक स्प्रिंग है जिसका के कांस्टेंट है। पहले ये नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे यानी डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ होगा? 0। समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ होगा। हमको क्या पूछा है? वर्क डन बाय द गैस इफ द पिस्टन मूव्स डिस्टेंस y, यानी पिस्टन क्या होगा? पहले मेरे को पता है पिस्टन कहाँ मूव करेगा, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? एक्सपांड डेफिनेटली, जैसे ही हीट करेंगे एक्सपांड होगा गैस एक्सपांड होगा, मूवेबल पिस्टन है तो ये क्या होगा? पीछे की तरफ मूव होगा। आई बात ध्यान में? तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? देखिए ये प्रोसेस है, पिस्टन मूवेबल है, बराबर है। मैं मानता हूं एट एनी डिस्टेंस x, एट एनी डिस्टेंस x, मान लीजिए कुछ टाइम के बाद जो मेरा पिस्टन है वो अपने इनिशियल पोजीशन से एक x डिस्टेंस तक मूव कर गया, एक x डिस्टेंस तक मूव कर गया है। तो x डिस्टेंस तक मूव कर गया है, मूवेबल पिस्टन है, तो प्रेशर दोनों तरफ सेम होगा। बाहर की तरफ कौन प्रेशर लगा रहा है? P नॉट। बाहर की तरफ कौन प्रेशर लगा रहा है? P नॉट प्रेशर लगा रहा है, P नॉट एक प्रेशर लगा रहा है। अच्छा, और दूसरा कौन प्रेशर लगा रहा है? अभी ये मूव करेगा तो स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस करता है। अगर ये पीछे मूव हुआ तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो वो फोर्स होगा kx। फोर्स kx होता है ना, प्रेशर की बात चालू है इसलिए डिवाइड बाय a, kx डिवाइड बाय a प्रेशर होगा, फोर्स kx डिवाइड बाय a। और इस तरफ से क्योंकि मूवेबल पिस्टन है, इस तरफ से कौन है? प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा? पिस्टन के दोनों तरफ प्रेशर सेम होता है तो प्रेशर ऑफ गैस होगा P नॉट प्लस kx बाय a। प्रेशर ऑफ गैस होगा P नॉट प्लस kx बाय a। अच्छा, एक छोटा सा वर्क डन, जब ये प्रेशर है तो वो क्या होगा? फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लग रहा है? P नॉट प्लस kx अपॉन a इंटू dx। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये फोर्स है ना, तो प्रेशर ऑफ द गैस है, फोर्स रहेगा तो प्रेशर इंटू एरिया लेना पड़ेगा, प्रेशर इंटू प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया। ये फोर्स है ना, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होगा। तो प्रेशर कितना है? ये पूरा प्रेशर है इंटू एरिया इंटू dx।
ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा पी नॉट ए इंटू डी एक्स प्लस के एक्स अपॉन ए इंटू ए डी एक्स। तो ए ने ए को मार लिया, ये छोटा सा वर्क डन है, ठीक है। और dx कहां से है, इनिशियल पोजीशन पे x 0 था, फाइनली x कितना चाहिए, y चाहिए। तो टोटल जो वर्क डन होगा वो होगा इंटीग्रेशन p नॉट a dx प्लस इंटीग्रेशन के एक्स डी एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेकर y तक, 0 से लेकर y तक। तो p नॉट a तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आएगा, dx का इंटीग्रेशन आएगा x, कहां से कहां तक, 0 से लेकर y तक, और इसका क्या आएगा k, x का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर y तक। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा, p नॉट a y प्लस हाफ k y स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये है वर्क डन इस पर्टिकुलर सम का, खाली इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है और आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज का लेक्चर हम लोग एंड करते हैं, कल आने के साथ एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर हम लोग देखेंगे और बाकी के चीज़ों के मीन्स आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।